Yes, class. Now let's continue the chapter 6 of history, civilizing the native and educating the nation. ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़ के आ गए थे चैप्टर, है ना? 1/3 से हम लोग चैप्टर हमने पूरा कर लिया था। इससे पहले क्या चीज पढ़ा था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने न्यू पॉलिसीज को, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करें इंडियंस के ऊपर, ताकि क्या उनका जो एक जो एजुकेशन सिस्टम था उसको क्या कर सके, पूरी तरीके से एक मॉडर्न लुक प्रोवाइड कर सके। ऐसे वो लोग किस लिए कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे ताकि हमने जो क्या करा है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 करके जो उनके कितने जो मेन लीडर्स थे सबको मारा, तो दोबारा से उनका ट्रस्ट रीगेन करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, इंडियंस को दोबारा से एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे। कौन लोग? ब्रिटिशर्स लोग, ताकि उनका दोबारा से ट्रस्ट गेन कर सके, उनके ऊपर प्रॉपर से दोबारा से गाइडेंस बना सके। ठीक है, इन सब चीजों उन्होंने क्या करा, पूरी तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा और बोला इस तरीके से सारी चीजें इंट्रोड्यूस। उन्होंने ग्रेडेड सिस्टम इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, जो बैठने का तरीका होता है बच्चों का, पढ़ने में, पढ़ाई में उन्होंने क्या कर दिया, इंग्लिश लैंग्वेज को भी इंक्लूड कर दिया था, जिसके लिए काफी सारे जो वो लोग क्या थे, जो ब्रिटिशर्स थे, जैसे कि एक है हेनरी थॉमस और एक थे नेथलिन हेलहेड। इन लोगों ने क्या करा था, ये लोग मतलब ऐसे ब्रिटिशर्स थे जिनके अंदर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी इंडियन हेरिटेज, इंडियन कल्चर को लेके, जिन्होंने इंडियन हेरिटेज पे काफी सारे रिसर्च वगैरह भी करा था। ठीक है, इट वाज ऑफ द पास्ट, ये सारी बातें थी जितने आपको लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था। ठीक है, अब आगे जरा आज की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास का देखो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। ठीक है, हमारी जो इंडियन कंट्री है, इट इज द ईस्टर्न कंट्री, इट इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, हमारी कंट्री क्या है, ईस्टर्न कंट्री है। तो बोला है ईस्ट के जो ग्रेव एरर्स हुए थे, यानी जो बहुत बड़ी गलतियां पाई गई थी, किनके अकॉर्डिंग? ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग। कि ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ईस्ट में जो बहुत सारी गलतियां पाई गई थी बड़ी बड़ी, वो गलतियां क्या थी? ठीक है, तो बच्चे से सबसे पहले हमारे पास आता है एंग्लिसिस्ट। क्या आता है? एंग्लिसिस्ट। एंग्लिसिस्ट कौन थे? इससे पहले हमने एक और चीज पढ़ी थी, क्या चीज पढ़ा था? ओरिएंटलिस्ट। हु वर ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट कौन होते हैं? वो लोग जिनको एशियन कल्चर के बारे में, एशियन कंट्रीज के बारे में, उनकी लैंग्वेज, उनके कल्चर के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो, वो लोग कौन थे? ओरिएंटलिस्ट। तो एंग्लिसिस्ट कौन होते हैं? एंग्लिसिस्ट वो लोग जो ओरिएंटलिस्ट लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, जो ओरिएंटलिस्ट लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, criticize the orientalist vision of learning। ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या चीज लिखा है, क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग। ये जो ओरिएंटलिस्ट लोग थे वो कौन थे? ऐसे लोग जिनको एशियन कल्चर के बारे में सारी नॉलेज थी, एशियन कल्चर की लैंग्वेजेस को वो लोग प्रेफर करते थे, उनको पसंद था। ठीक है, एक ह्यूज रिस्पेक्ट था उनके दिल में। वो लोग कौन थे? ओरिएंटलिस्ट। ठीक है, तो वो लोग जिनको क्रिटिसाइज करते थे उन लोगों को क्या नाम दिया गया है? एंग्लिसिस्ट। अब आप लोग पूछो दीदी क्रिटिसाइज का मतलब क्या है ना, वो किस वे में क्रिटिसाइज कर, क्या उनको मारते थे? नहीं, उन्होंने क्या कहा कि आप लोग ब्रिटिशर्स होके व्हाई आर यू गाइस हेल्पिंग द इंडियंस, कि आप लोग इंडियंस की हेल्प क्यों कर रहे हो, या फिर आप उनको ये एजुकेशन क्यों प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक, दूसरी चीज, आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, साथ साथ आप उनकी लैंग्वेज को क्या कर रहे हो? प्रेफर कर रहे हो, आप उनकी फिलोसफीज को लर्न कर रहे हो, उनके लॉज को याद कर रहे हो। ठीक है, उनकी जो संस्कृत लैंग्वेज उनको आप लोग सीख रहे थे, ये सारी चीजें आप लोग क्यों कर रहे हो? अगर हम ब्रिटिशर्स है तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ये सारी बातें कौन बोलते थे? जो एंग्लिश लोग थे। कौन थे? जो एंग्लिसिस्ट लोग थे, वो लोग किसको कहते थे? ओरिएंटलिस्ट लोगों को। किसको कहते थे? ओरिएंटलिस्ट लोगों को इसी से कहते थे कि आप लोगों को इंडियंस को सपोर्ट करने की नीड नहीं है। ठीक है, ये वही लोग थे जो क्या करते थे? क्रिटिसाइज करते थे ओरिएंटलिस्ट लोगों को, उनको हम क्या कहते थे? एंग्लिसिस्ट। क्या कहते थे? एंग्लिसिस्ट। अब देखो हमारे पास आगे क्या है कि अब देखो ये चीज हमको पता है कि जो ओरिएंटलिस्ट लोग हैं उन्होंने इंडिया में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने का, इंट्रोड्यूस करने का फैसला क्यों लिया? इस वजह से लिया क्योंकि रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर काफी ज्यादा नाराजगी थी इन ब्रिटिशर्स को लेकर, है ना, उनको एक्सेप्ट करने के लिए दोबारा से राजी नहीं थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि इनके ऊपर दोबारा से पकड़ बनाने के लिए, इनके ऊपर दोबारा से गाइडेंस लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनका दिल जीतना पड़ेगा, जो कि हम किस तरीके से कर सकते हैं? इनके लिए कुछ बेटर करके, या फिर इनके लिए ह्यूज रिस्पेक्ट दिखा के हम इन लोग का दिल दोबारा से जीत सकते हैं। इसलिए उन लोगों ने क्या करा था? उनको न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रोवाइड करना दिया। ठीक है, और उनकी लैंग्वेजेस को लर्न करना, उनको रिस्पेक्ट शो करना स्टार्ट करा। ये काम तो कर रहे थे ओरिएंटलिस्ट। तो जो एंग्लिसिस्ट लोग थे ये भी तो ब्रिटिशर्स थे, ओरिएंटलिस्ट वाले भी ब्रिटिशर्स, एंग्लिसिस्ट वाले ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो आप लोगों को एक चीज मैंने स्टार्टिंग में बताई थी
कि जो हमारे कौन थे ओरिएंटलिस्ट, कौन थे ओरिएंटलिस्ट। केवल बच्चे ऐसे कुछ ही ओरिएंटलिस्ट थे जो लोग क्या करते थे, इंडियंस का सपोर्ट करते थे, इंडियंस को फेवर करते थे, उनकी लैंग्वेजेस को प्रेफर करते थे। ठीक है, केवल कुछ ब्रिटिशर्स ऐसे थे, बाकी मोस्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स ऐसे थे जो कि क्या करते थे, इनका अपोज करते थे। किसका? इंडियंस का, कि हम इंडियन के कल्चर को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ना इनकी लैंग्वेज को हम प्रायोरिटी देंगे, ना इनको प्रेफर करेंगे। ऐसे बहुत सारे ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, तो वही ब्रिटिशर्स आगे चल के क्या बने, अंग्रेज। जब उन्होंने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट करा, हर बात के लिए उन्हें ताने मारना, टोकना स्टार्ट करा कि आप लोग उनको फॉलो मत करो, वो वर्डलेस है बिल्कुल भी। ठीक है, वो यूजलेस है, इंडियंस यूजलेस, उनकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, अनसाइंटिफिक है, कोई उसका मीनिंग नहीं, कुछ ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने इंडियन कल्चर को लेकर, उसके लैंग्वेज के बारे में बोली। ठीक, तो एंग्लिसिस्ट में बोला है कि एंग्लिसिस्ट लोग ऐसा कर ही क्यों रहे थे। ठीक है, अच्छा देखो, कोई कोई काम करता है अगर, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा ना। कुछ ब्रिटिशर्स अगर इंडियंस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी उनके दिमाग में कोई ना कोई रीजन है कि सपोर्ट करने से क्या बेनिफिट होगा। सेम चीज यहाँ पे किसके साथ, एंग्लिसिस्ट के साथ, कि एंग्लिसिस्ट लोग अगर ओरिएंटलिस्ट का अपोज कर रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। तो रीजन क्या थे हमारे पास, देखो पहले लिखा है नॉलेज ऑफ ईस्ट वाज फुल ऑफ एरर्स एंड अनसाइंटिफिक थॉट। ठीक है, कि जो पहला रीजन हमें क्या बताया है, वो लोग क्या सोचते थे इंग्लिश लोग, कि जो किसकी ईस्ट की जो नॉलेज है वाज फुल ऑफ एरर एंड अनसाइंटिफिक थॉट्स। वो लोग ऐसा मानते थे। रीजंस में देखो क्या आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये लोग क्या मानते थे कि जो ईस्ट की नॉलेज है, जो ईस्ट की नॉलेज है, इट इज कंप्लीटली फुल ऑफ एरर्स, इट इज कंप्लीटली फुल ऑफ एरर्स। ठीक है, ये सारी उसमें गलत बातें भरी हुई है, मतलब उसमें कोई भी लॉजिक सही नहीं है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इन लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसलिए हम इंडियंस के अपोज में खड़े हैं। ऐसा किसका मानना था, एंग्लिसिस्ट का। यही रीजन था, वो लोग क्या कहते थे कि उनकी बातें, उनकी फिलॉसफी, उनके लॉज सारे क्या है, फुल ऑफ एरर्स है, और क्या है, अनसाइंटिफिक थॉट्स है। क्या है वो, अनसाइंटिफिक थॉट्स है, मतलब साइंटिफिकली वो चीजें गलत है, साइंटिफिकली वो चीजें गलत है। उन लोगों के दिमाग में ये थॉट्स थे, इस वजह से वो लोग क्या करते थे, हमेशा इंडियंस को या फिर ओरिएंटलिस्ट को क्रिटिसाइज करते थे। ठीक है, और क्या था, अनसाइंटिफिक थॉट्स। समझ आया, हाँ या ना, सच्ची बोलो। ओके, आगे देखो। अब सेकंड हमारे पास क्या था बच्चे, ईस्टर्न लिटरेचर वाज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड। अब वो अगला अगले ताना हमें क्या मार रहे हैं, ठीक है, अगला ताना किसको मारे, वो लोग एंग्लिसिस्ट लोग कह रहे हैं, किसको, ओरिएंटलिस्ट को। एंग्लिसिस्ट लोग किसको कह रहे हैं, ओरिएंटलिस्ट को ये बातें सारी कह रहे हैं। समझ आया, ठीक है, यहाँ पे ये चीज अलग, ये अपनी सारी बातें उनको इस तरह से ताने के फॉर्म में कह रहे, उनको ताने मारते थे। और दूसरी चीज क्या कहते हैं कि ईस्टर्न लिटरेचर वाज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड, कि जो ईस्टर्न की लिटरेचर है, ईस्टर्न की जो लिटरेचर है वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, उनकी बातों में कोई दम भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी बातें रहती है, यानी बातों में उनका कोई वजन नहीं है, बात सीरियस है ही नहीं उनकी। ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने क्या बोले, इट इज नॉन सीरियस। ये चीज आपको मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, राइट, तो अभी रिवीजन के तौर पे हो रही है ये चीज। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, दे वर आल्सो एनकरेजिंग द स्टडी ऑफ अरेबिक एंड संस्कृत लैंग्वेज, अ लिटरेचर वाज वेस्ट ऑफ टाइम। क्या कह रहे हैं, दे वर आल्सो एनकरेजिंग द स्टडी ऑफ अरेबिक एंड संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाज वेस्ट ऑफ टाइम। वो क्या कह रहे हैं कि जिनका लिटरेचर है, किसका, इंडियंस का, इट इज कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम, कि अगर हम लोग इनके लिटरेचर, इनकी लर्निंग को सीखते हैं, वो क्या है, कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम होगा हम ब्रिटिशर्स के लिए। तो इस सारी रीजन की वजह से वो लोग क्या कर रहे थे, और इस लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे थे। अगली चीज उन्होंने क्या कहा, इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। समझ आया, हाँ या ना, ओके। आगे देखो क्या है किसके बारे में बच्चे, जेम्स मिल। किसके बारे में है, जेम्स मिल सेड दैट द एम ऑफ एजुकेशन ought to be teach what was useful and practical। ये भी एक नालायकों में से एक था, ये भी कुछ नालायकों में से एक थे। कौन, जेम्स मिल। ही वॉज अ ब्रिटिशर्स, जो कि क्या थे, ही वॉज एंग्लिसिस्ट, ही वॉज एंग्लिसिस्ट। अब किसका नाम है हमारे पास, जेम्स मिल का, याद रखना है नेम। ठीक है, हमारे पास आगे ना हमें कुछ नालायक मिलेंगे जिनको इंडियन लैंग्वेज, इंडियन कल्चर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो वो लोग क्या कह रहे थे, ही सेड दैट द एम ऑफ एजुकेशन ought to be teach what was useful and practical। इनका क्या मानना था, इन भाई सबका क्या मानना था, जेम्स मिल का, ये कहते थे कि जो भी आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, जो भी चीज आप बच्चों को सिखा रहे हो, वो यूजफुल होना चाहिए और प्रैक्टिकल होना चाहिए। वो चीज यूजफुल होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिकल। यानी कि एजुकेशन जो थी, एजुकेशन मस्ट बी
यूजफुल एंड प्रैक्टिकल। ऐसे किसका मानना था? जेम्स मिल का। अब देखो ये सारी बातें बोल के क्या कर इंडियंस की लिटरेचर की, इंडियंस के कल्चर पे ताना मार रहे थे, ठीक है, क्योंकि ऊपर उन्होंने रीजन क्या बताया, कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम है, फुल ऑफ एरर है, अनसाइंटिफिक है, ये सारी बातें कही। अब आगे क्या कह रहे हैं, अगर ये सारी चीजें इंडियंस में है तो क्या कुछ भी अगर हम पढ़ा रहे हैं ना बच्चों को, तो वो बातें यूजफुल और प्रैक्टिकल होनी चाहिए, वो बातें यूजफुल और प्रैक्टिकल होनी चाहिए। देखो इस लाइन को बोल के, इन स्टेटमेंट को देखे उन्होंने ये बोला कि इंडिया की जो लिटरेचर है, इंडिया की जो लर्निंग है, वो क्या ना तो यूजफुल है ना तो वो प्रैक्टिकल है, ना तो वो यूजफुल है ना तो वो प्रैक्टिकल है। तभी तो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम जो भी बच्चों को पढ़ाएं वो यूजफुल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकली प्रूवन होना चाहिए। तो ये ताने तो मार रहे हैं हम पे, वो हमारी लैंग्वेज को क्या करे, बिल्कुल हम डाउन में दिखा रहे हैं ना कि ना तो वो यूजफुल है ना तो वो प्रैक्टिकल है। समझ आया? यानी कि ऐसे भी हम कुछ नालायक तो मिलेंगे आगे, अपनी स्टेटमेंट दे दे के क्या करते हैं, इंडियन कल्चर को पूरी तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं। किसको क्रिटिसाइज करते हैं? मेनली ओरिएंटलिस्ट लोगों को, जो कि खड़े हो रखे हैं इंडियंस का फुल सपोर्ट करने के लिए, उनके कल्चर को, उनके लैंग्वेज को सीखने के लिए। क्लियर? आगे बढ़े, देखो आगे क्या बोलती है, साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस ऑफ वेस्ट शुड बी टेकन रेदर देन द पोएट्री एंड स्केट लिटरेचर ऑफ द ओरिएंट। ये क्या कह रहे हैं, ये साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस ऑफ द वेस्ट शुड बी टेकन, कि वेस्ट एरिया में या वेस्टर्न कंट्रीज में जो भी टेक्निकल या फिर जो भी टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं आपकी, हमें उनको अडॉप्ट करना चाहिए, हमें उनको अडॉप्ट करना चाहिए। ये बातें कौन कह रहा है? जेम्स मिल। कौन कह रहा है? जेम्स मिल। किससे कह रहे हैं? ओरिएंटलिस्ट लोगों से। किससे कह रहे हैं? ओरिएंटलिस्ट लोगों से। ये कह रहे हैं कि आपको इन ईस्टर्न की लिटरेचर को छोड़ के, आपको इन ईस्टर्न की लिटरेचर को छोड़ के जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनकी जो साइंटिफिक एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। उसको अडॉप्ट करोगे तो आपका फ्यूचर भी कुछ आगे एनहेंस करेगा। इन इंडियन की ईस्टर्न लिटरेचर को छोड़ दो। तो उन्होंने क्या कहा कि जो ईस्टर्न लिटरेचर है, क्या चीज है बच्चे, ईस्टर्न लिटरेचर को पूरी तरीके से क्या कर दो, इग्नोर कर दो, और किसको अडॉप्ट कर लो, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। किसको अडॉप्ट कर लो? वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लो। ठीक है, किसने कहा ये बात? जेम्स मिल ने। किससे कहा? ओरिएंटलिस्ट लोगों से। क्लियर? आगे देखो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है कि he wants Orientalists to not to please the native and win their hearts. He said he wants Orientalists to not to please the native and win their hearts. इन्होंने क्या कहा कि जितने ओरिएंटलिस्ट है ना, इनको कोई जरूरत नहीं कि इंडियंस के दिल जीते या उनके दिल में अपने लिए जगह बनाए। क्या आप लोगों को कोई जरूरत नहीं, ये इंडियन जैसे थे इनको वैसे के वैसे पड़े रहने दो। आपको अपनी तरीके से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है और इनका दिल जीतने की जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या कहा? नॉट टू विन हार्ट, नॉट टू विन हार्ट, कि आपको उनका दिल जीतने की जरूरत नहीं है। कौन कह रहे हैं? जेम्स मिल। अगर जेम्स मिल बच्चे सारी बातें कह रहे थे, इसका मतलब ये कौन हुआ? ही इज एन ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट। एंग्लिसिस्ट कौन होगा ये? एंग्लिसिस्ट, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पूरी तरीके से इंडियन कल्चर को क्रिटिसाइज कर रहा है। ठीक है, तो वो लोग जो इंडियन कल्चर को क्रिटिसाइज करेंगे या फिर इनडायरेक्टली कहें, वो लोग जो क्या करें, ओरिएंटलिस्ट लोगों को क्रिटिसाइज करें, वो कौन होते हैं? एंग्लिसिस्ट। तो जेम्स मिल वाज आल्सो एन एंग्लिसिस्ट। समझ आया? पक्का? चलो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट किसके बारे में है, बाय 1830 दे स्टार्टेड टू अटैक ऑन द ओरिएंटलिस्ट बिकेम शार्पर, कि अभी बच्चे वो लोग क्या कर रहे थे, अभी जैसे वो लोग मुंह से बोल रहे थे, ओरिएंटलिस्ट लोगों को मुंह से ताने कंटिन्यू मार रहे थे कि आप लोग ऐसा मत करो, वैसा मत करो, इंडियंस को सपोर्ट मत करो, उनके कल्चर को अडॉप्ट मत करो। लेकिन क्या 1830 के बाद एक बात उनकी क्या हुई, ज्यादा शार्प होने लगी, यानी कि वो लोग अब बिल्कुल ही उन लोगों को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिए थे एक हायर लेवल पे जाके, कि अब तो तुमको बिल्कुल इन लोगों को क्या सपोर्ट नहीं करना। यानी कि जो बातें अभी तक वो लोग अपनी एक स्टेटमेंट की फॉर्म में दे देते थे कि आप क्या करो, उनको बिल्कुल भी उनके कल्चर को फॉलो मत करो या उनको दिल में जगह बनाने के लिए कुछ भी आप मेहनत मत करो। अब ये चीजें बहुत ज्यादा एक हायर लेवल पे चली गई थी, यानी क्रिटिसाइज करना उन्होंने काफी ज्यादा स्टार्ट कर दिया था, जो कि एक मुश्किल आके खड़ी हो गई थी किसके लिए? ओरिएंटलिस्ट लोगों के लिए। समझ आया? अब आगे रीजन देखो, आगे हमारे पास वाई थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। वाई थॉमस बेबिंगटन मैकॉले कह रहा है ये सारी चीजें जो इंग्लिश लोग थे ऐसा क्यों कर रहे थे। देखो अगर ये चीज आप समझो कि अगर एक पूरी जनता किसी चीज के सपोर्ट में खड़ी है, ठीक है, और कुछ लोग हैं जो उसके अगेंस्ट में खड़े हैं, तो जो कुछ लोग हैं ना, उन ढेर सारे लोगों को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, लेकिन वही जो अभी तक कुछ लोग जो मतलब अपोज कर रहे थे, अगर उनकी संख्या बढ़ जाए, उनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए,
तो वो लोग इजिली अपोज कर सकते हैं, उनको डोमिनेट कर देंगे वो लोग, क्योंकि पहले तो उनकी नंबरिंग कम थी, अब लोगों की नंबरिंग ज्यादा हो गई। तो वही हाल था कि एंग्लिसिस्ट लोगों में जो लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, वो ज्यादा क्वांटिटी में थे एज कंपेयर टू ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट में तो केवल ऐसे कुछ ब्रिटिशर्स थे जो कि क्या कर रहे थे, इंडिया के कल्चर को फेवर कर रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे, बट मोस्ट ऑफ देम वर एंग्लिसिस्ट, जो कि क्या कर रहे थे, उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो अगला है हमारे पास एक और नालायक आते, कौन, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। थॉमस बेबिंगटन, he was one of the most outspoken and influential critic. He was one of the most influential and outspoken critic. ठीक है, एक और नालायक हमारे सामने कौन आते हैं, मैकॉले। कौन आते बच्चे, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। ठीक है, आप लोग जरा एक बार स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, ठीक है। बेबिंगटन मैकॉले, ये कौन थे, ये भी थे एंग्लिसिस्ट, ही वॉज ऑल्सो एन एंग्लिसिस्ट। ठीक है, ये भी कौन थे बच्चे, एंग्लिसिस्ट थे। ठीक, कैसे एंग्लिसिस्ट थे, ही वॉज कंप्लीटली आउटस्पोकन एंड इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक। ठीक है, मतलब ये एंग्लिसिस्ट तो थे, ये एंग्लिसिस्ट तो थे कि मतलब क्रिटिसाइज तो करते थे और इंग्लिश लोग, साथ साथ ये बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक थे, यानी खुद के अंदर तो इंडियंस के लिए वो भावना थी कि हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, साथ साथ और लोगों को मोटिवेट कर रहा था नालायक कि तुम भी क्या करना, इन इंडियंस का कल्चर को फेवर मत करना, इन इंडियंस का बिल्कुल भी सपोर्ट मत करना। यानी कि ये लोग और दूसरे लोगों को भड़का रहे थे कि आप भी इन ओरिएंटलिस्ट लोगों को क्या करो, क्रिटिसाइज करो, इनके अपोज में खड़े हो जाओ। तो ही वॉज एन इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक। ये कौन थे, इन्फ्लुएंशियल, ही वॉज एन इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक। समझ आया, ठीक है। अगला देखो क्या है, ही सॉ इंडियन एज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री दैट नीडेड टू बी सिविलाइज्ड। इनका क्या मानना था इन भाई साहब का, ये नालायक क्या कह रहे थे कि इंडिया क्या है, इट इज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री दैट नीड टू बी सिविलाइज्ड। ये भाई साहब कह रहे थे कि इंडिया क्या है, एक अनसिविलाइज्ड कंट्री है जिसको सिविलाइज करने की जरूरत है। अनसिविलाइज्ड मतलब ना वो लिटरेट है, ना वो पढ़े लिखे है, ना उन्हें कुछ आता ना जाता, यानी कि वो एक सोसाइटी में रहने लायक नहीं। एक सोसाइटी में रहने का मतलब क्या होता है कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, ये क्या मानते थे, इंडिया इज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री। एक क्या थी, ये अनसिविलाइज्ड कंट्री थी। कोई बात नहीं, छोड़ दो, ठीक है। ये कर रहे हो ना आप लोग, बेबिंगटन, ठीक है। आगे देखो क्या चीज है हमारे पास, अनसिविलाइज्ड कंट्री थी, कौन मानते थे, ये भाई साहब हमारे, ठीक है, मैकॉले। अब अगला क्या है, मैकॉले ने क्या स्टेटमेंट दिखे, देखो जब आप लोग आंसर्स लिखोगे ना, या आपसे कोई पूछेगा कि जो इंग्लिशिस्ट लोगों थे उन्होंने इसको ओरिएंटिस्ट लोगों को किस तरीके से क्रिटिसाइज करा था, तो पहले तो आपसे पूछेगा कुछ और इंग्लिशिस्ट लोगों के नाम बता दो, कुछ ब्रिटिशर्स के नाम बताओ। एक आ जाएगा कौन, जेम्स मिल, अगला कौन, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। ठीक है, इनके द्वारा क्या स्टेटमेंट दी गई थी, जरा उसको याद रखना, ठीक है, कि इन्होंने जेम्स मिल ने क्या दी थी कि एजुकेशन मस्ट बी यूजफुल एंड प्रैक्टिकल, ये इनके थ्रू दी गई स्टेटमेंट थी। ऐसी किसके द्वारा, मैकुलर के द्वारा एक स्टेटमेंट क्या दी गई थी बच्चे, मैकुलर सेड दैट अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि यूरोपियन की जो नॉलेज है, यूरोपियन की जो a single shelf of good European library was worth than the whole native of literature of India and अरेबिया। ये पता है इंडिया की नॉलेज को किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं, जो यूरोपियन कंट्री, किसकी, एक यूरोपियन कंट्री की एक जो लाइब्रेरी का शेल्फ होता है ना, उसकी एक साइड भी बहुत ज्यादा अच्छी है इन इंडियन के कल्चर से, इन पूरे इंडिया के कल्चर से बहुत ज्यादा अच्छा है क्या चीज, उस लाइब्रेरी में रखी हुई जो बुक्स का एक शेल्फ है। तुम देख रहे हो, मतलब उन्होंने अपनी एक लाइब्रेरी में रखी कुछ बुक्स का कंपेयर किससे कर रहे हैं, पूरी कंट्री से, किससे कंपेयर कर रहे हैं, पूरी कंट्री से। कह रहे हैं मतलब जो हमारे पास बुक्स है ना, उनकी नॉलेज इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छी है, किसके कंपेयर में, इस इंडिया कंट्री के लिटरेचर और उनके कल्चर के कंपेयर में बहुत ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो देख रहे हो मतलब इनको नीचे दिखाने का लेवल कितना ज्यादा है कि इंडियन कंट्री को कंपेयर कर रहे हैं, नीचे दिखा रहे, उसका लेवल देखो किससे कंपेयर करें, मतलब इनकी कुछ बुक्स की नॉलेज बेस्ट है और बहुत ज्यादा है पूरी एक इंडियन कल्चर से,
इंडियन लर्निंग से, इंडियन लिटरेचर से बहुत अच्छी नॉलेज है इनके पास, जिनके पास 5-6 बुक्स रखी हुई है। ऐसा किसका कहना था? मैकॉले का। ठीक है, मतलब नीचे गिराने की लिमिट होती है ना, ये लोग उस चीज को क्रॉस करते जा रहे थे, क्योंकि आफ्टर 1830 ये चीजें क्या हो गई थी, और ज्यादा शार्पन होती चली गई थी। ठीक है, कि इंग्लिश लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया था। तो उन्होंने क्या कहा था कि सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी, इन्होंने कहा था कि जो सिंगल शेल्फ है, सिंगल शेल्फ ऑफ लाइब्रेरी, ये क्या है? बहुत ज्यादा अच्छा है। ये क्या है? बहुत ज्यादा अच्छा है। किससे? इन कंपेयर्ड विद द इंडियन लिटरेचर, एज कंपेयर्ड विद द इंडियन लिटरेचर। समझ आया? ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है बच्चे। ठीक है, इम्फेसिस ऑन द नीड टू टीच इंग्लिश। ये किस चीज पे फोर्स कर रहे थे कि आप लोग क्या करो, इंग्लिश को ज्यादा से ज्यादा टीच करो। कौन कह रहे थे? मैकॉले। ठीक है, अब ऐसा वो किसने कह रहे थे? अब आगे ये चीज देख लो, टीचिंग ऑफ इंग्लिश could thus be a way of civilizing people, changing their values and culture। ये क्या कह रहे थे कि आप क्या करो, इंग्लिश को टीच करो। क्या करो? आप इंग्लिश को पढ़ाओ। मतलब कि ब्रिटिश लोग तो क्या कर रहे थे, इंग्लिश तो पढ़ा ही रहे थे। ठीक है, साथ साथ जो इंडियन लैंग्वेजेस थी, जैसे कि संस्कृत हो गया, पर्शियन हो गया, इन सारे लैंग्वेजेस को ही बच्चों को सिखा रहे थे। तो ये मैकुले क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि आप क्या करो, इंग्लिश लैंग्वेज को ही बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज उन लोगों को ये चीज सिखाएगी, ये लर्निंग देगी कि वो लोग अपनी वैल्यूज को, अपने आप को किस तरीके से इनहेंस और कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कहते हैं आप लोग ज्यादा फोकस किस पे करो? इंग्लिश लैंग्वेज पे। क्लियर? अब देखो, इंग्लिश लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस करवाने के लिए मतलब इनका मेन मोटिव क्या था? इंग्लिश लैंग्वेज थी किसकी? ब्रिटिशर्स की। तो अगर उसको फोकस कराते तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का नाम होता ना कि हम ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से वो लोग क्या कर रहे थे? क्रिटिसाइज कर रहे थे। ठीक है, फॉलोइंग मैकुलेस मिनट, फॉलोइंग मैकॉलेस मिनट। ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वाज इंट्रोड्यूस। कि मैकॉले के मिनट्स, यानी मैकॉले ने कुछ अपनी जो बातें बताई थी कुछ मिनट्स के अंदर, वो क्या चीज थी? ठीक है, यहां पे देख लेते हैं। मैकुले मैकुलेस मिनट। ठीक है, मैकुलेस मिनट। तो मैकुले ने अपनी कुछ बातें क्या बताई है, देखो। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वाज इंट्रोड्यूस। इन्होंने क्या करा? इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 को इंट्रोड्यूस करवाया। किसको इंट्रोड्यूस करवाया? इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835। इस लाइन को, सॉरी, इस ईयर को याद रखना कि 1835 में उन लोगों ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट was introduced in 1835। ठीक है, ये डेट याद रखना, सॉरी ये ईयर याद रखने के 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस करा गया। ये आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। ठीक है, मेक श्योर टू लर्न इट। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इट्स मीडियम फॉर हाई एजुकेशन। अब उन्होंने बच्चे अगर इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, किसको? इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया है, तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, अभी तक वो किस लैंग्वेज को फोर्स कर रहे थे? इंग्लिश लैंग्वेज को। कौन सी लैंग्वेज को फोर्स कर रहे थे? इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो देखो ये चीज ऑब्वियसली समझनी है ना कि जिस एक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें भी मेन फोकस किस पे रहा होगा? इंग्लिश लैंग्वेज पे। तो उन्होंने क्या करा कि इट्स मीडियम फॉर हाई एजुकेशन, कि इंग्लिश जो लैंग्वेज होगी हम इसको एक तरीके से मीडियम कंसिडर करवाएंगे फॉर हायर एजुकेशन। देखो जो चीज अभी चलती हुई आ रही है कि अगर जैसे बच्चा कोई मान लो 12th तक उसने स्टडीज करी, फर्दर अगर उसको ग्रेजुएशन परस्यू करना है या फिर उसको अब्रॉड के लिए जाना है फॉर फर्दर स्टडीज, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज ही प्रेफर करनी पड़ेगी। ये चीज है ना, आपको अगर अब्रॉड में जाकर पढ़ाई करनी है तो यू कांट गेट द हिंदी लैंग्वेज, आपको हिंदी लैंग्वेज वो चीजें नहीं सिखाई जाएंगी क्योंकि बनी ही नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली देखो वो चीज आपके अंदर इंडिया के अंदर पॉसिबल है कि आपको एक केस हो सकता है कि आपको वो चीज हिंदी में अवेलेबल हो जाए, बट अगर आप लोग अब्रॉड जाते हो, फॉरेन कंट्री जाते हो कुछ आगे की स्टडीज के लिए, लॉ वगैरह के लिए, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज ही प्रेफर करनी पड़ेगी। इवन हमारी मदर टंग हिंदी है तब भी इंग्लिश लैंग्वेज प्रेफर, ये सिस्टम तब से चला रहा है जब से ब्रिटिशर्स लोग इंडिया के अंदर थे। ठीक है, आगे क्या लिखा है, स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटलिस्ट इंस्टीट्यूशन। इन्होंने क्या करा
देखो एक चीज हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ी थी कि जो कौन थे, हेनरी थॉमस थे और जो नेथलिन है ना, नेथलिन थे, हेड, इन लोगों ने क्या करा था, कुछ इंस्टीट्यूशंस को भी सेटअप करा था ना, यानी कि चर्च के फॉर्म में शायद मद्रास वगैरह में काफी जगह इन्होंने क्या करते, कुछ इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करे थे कि वहां पे जाके जो बच्चे वहां पे जाके क्या करते हैं, नॉलेज को गेन कर सके, वहां पे लोग अपनी लैंग्वेजेस को भी वहां सिखाते थे। तभी तो चर्च वगैरह में फादर देखिए प्रॉपर इंग्लिश बोलते हैं, या तो क्रिश्चियन जो लैंग्वेज होती है वो चीज प्रेफर करते हैं ना, ये चीज तब से चली आ रही। तो क्या बोला है कि उन्होंने क्या करा कि जितने भी ओरिएंटलिस्ट इंस्टीट्यूशन थे, जितने भी ओरिएंटलिस्ट इंस्टीट्यूशन थे ना, स्टार्टिंग में ओपन हुए थे ना ओरिएंटलिस्ट इंस्टीट्यूशन, कि जहां पे इंग्लिश लैंग्वेज भी सिखाएंगे और इंडियन कल्चर को भी वहां प्रमोट करेंगे, इंडियन लिटरेचर को भी, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि जो ओरिएंटलिस्ट जितने इंस्टीट्यूशन थे उन लोगों की प्रमोशन को पूरी तरीके से रोक दिया गया, उन सबकी प्रमोशन को बिल्कुल रोक दिया गया। स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटलिस्ट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि स्टॉप कर दो किसके प्रमोशन को, ओरिएंटलिस्ट, क्योंकि अभी तक तो केवल हमारे पास कितने इंस्टीट्यूशन थे, 2-3 इंस्टीट्यूशन थे। आगे चल के ये चीजें और प्रमोट होती ना, क्योंकि ओरिएंटलिस्ट लोग तो खड़े हो रखे थे इंडियंस के साथ, लेकिन उन्होंने क्या करा, उस पर पाबंदी लगा दी कि ये चीज आगे जाके और ज्यादा प्रमोट नहीं होगी, और इंस्टीट्यूशन अब और नहीं खुलेंगे, ठीक है, और इंस्टीट्यूशन को अब ओपन नहीं किया जाएगा। स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज में क्या बताइए, टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस दैट वर फॉलिंग ऑफ देमसेल्फ इनटू डिके, ठीक है। क्या बोला इसमें कि टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस दैट वर फॉलिंग ऑफ देमसेल्फ इनटू डिके, कह रहे हैं कि जो इन्होंने क्या, जो कुछ इंस्टीट्यूशन थे, जो क्या थे कुछ, जैसे मान लो इंस्टीट्यूशन है तो काइंड ऑफ टेम्पल ही तो है उन बच्चों के लिए, जहां पर उनको ज्ञान मिल रहा है, जहां पर उनको शिक्षा मिल रही है, जहां पर उनको उनकी लाइफ की वैल्यूज बताई जाती है कि आप किस तरीके से किन वैल्यूज को अडॉप्ट करके अपनी लाइफ को एक ऑनेस्ट तरीके से सर्वाइव कर सकते हो। आगे क्या लिखा हुआ है, टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस दैट आर फॉलिंग ऑफ देमसेल्फ इनटू डिके, कि अगर हमने इस तरह के कौन से और इंस्टीट्यूशन थे, ठीक है, यानी कि हमने कुछ इंस्टीट्यूशन ओपन करे थे, अगर हम लोगों को प्रमोट करना स्टॉप नहीं करेंगे तो ये लोग खुद क्या करेंगे, अपने आप को खुद से ही एक मतलब मान लो चलो ऐसे मतलब ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर इन लोगों ने इंस्टीट्यूशंस को नहीं रोका, ठीक है, अगर इनको बढ़ते रहने दिया तो क्या करेंगे, आने वाले टाइम में ये लोग अपने आप को खुद एक गड्ढे में गिरा लेंगे, यानी अपने आप को इतने डाउन लेवल पे ले आएंगे जिसका लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। इन टेम्पल्स में पूरी तरीके से डार्कनेस छा जाएगी। ऐसा किसका मानना था, किसका, मैकुले का, किसका मानना था, मैकुले का, कि जो टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस है पूरी तरीके से डिके में आ जाएगी, पूरी तरीके से खतरे में आ जाएगी। तो इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन सारी चीजों के प्रमोशन को स्टॉप करना पड़ेगा। मतलब सिंपल वो कह रही थी कि इन इंस्टीट्यूशंस को और ज्यादा मत बढ़ाओ, वरना आप लोग क्या हो जाओगे, खतरे में आ जाओगे, ठीक है। टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस ऐसे यहां लिख देते हैं, टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस इनटू डिके, क्लियर। अब देखो यहां तो मेरे शॉर्ट नोट लिखे हुए हैं, ठीक है, जिन सब चीजों कंप्लीट नोट ब्रीफ में वो आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप लोग देख लेना, ठीक है, जिसने नहीं लिखे हुए। आगे देखो, आगे हमारे पास किसका आते हैं बच्चे बात, वुड्स डिस्पैच, किसकी बात आती है, वुड्स डिस्पैच। अब हमारे पास ये भी एक भाई साहब थे, ब्रिटिशर्स थे, कौन, चार्ल्स वुड, कौन थे, चार्ल्स वुड। ही वाज आल्सो एन एंग्लिसिस्ट, ही वाज आल्सो एन एंग्लिसिस्ट, ये भी एक तरीके के एंग्लिसिस्ट थे जो कि ओरिएंटलिस्ट लोगों को क्रिटिसाइज करते थे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। वुड का डिस्पैच क्या था, एक है जेम्स मिल वाला और एक है मैकुले वाला, इनकी बातें जरा याद रखना आप लोग, क्लियर। आगे आ जाते किस पे, वुड्स डिस्पैच पे। वुड्स डिस्पैच, ठीक है बेटा, मेनली इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा था, ग्रेडेड सिस्टम को। किसको इंट्रोड्यूस करा था, ग्रेडेड सिस्टम को। ग्रेडेड सिस्टम मतलब आप लोग समझे, जैसे पहले इंडियन हम लोगों में क्या होता था, जैसे हम लोग एग्जाम होता था तो रिजल्ट आता था तो हम लोग देते ना कि हमने टोटल नंबर में से हमने इतना नंबर प्राप्त करा और इसको परसेंट में दिखा देते कि हमारा 40% आया, 90% आया, 80% आया, नहीं इतने परसेंट, 80-90 इतने परसेंट हमारे आए। इन्होंने क्या करा, इस सिस्टम को थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए इन्होंने किसको इंट्रोड्यूस कर दिया, ग्रेडेड सिस्टम को, कि अगर आपके 90+ आए तो मान लो आपने ए ग्रेड स्कोर करा, अगर आपके 80+ आए तो आपका बी ग्रेड, अगर आपका 40+ आए तो आपका सी ग्रेड। इस तरीके से उन्होंने एक रेंज में बांट दिया था कि अगर आपके इतने से इतने के बीच में परसेंट आएगी तो वो ए ग्रेड कहलाएगा, ठीक है। ये ग्रेडेड सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस करा था,
सॉरी चार्ल्स वुड, इनका नाम क्या है बच्चे? चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड के द्वारा एक डिस्पैच दिया गया था। एक क्या दिया गया था? डिस्पैच। डिस्पैच मतलब एक तरीके से हम कहें जो हम किसी भी जगह पे किसी भी को भी एक अपना ऑर्डर काइंड ऑफ भेजते हैं कि हमारे थ्रू ये सारी बातें, ये सारे ऑर्डर्स है, उस चीज को क्या कहते हैं? डिस्पैच। डिस्पैच इज अ काइंड ऑफ ऑर्डर, ठीक है, एक रिटन फॉर्म में जो ऑर्डर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? डिस्पैच। ठीक, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है? चार्ल्स वुड, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी इन लंदन, इशूड एन एजुकेशनल डिस्पैच। चार्ल्स वुड कौन थे? ही वॉज द प्रेसिडेंट, ही वॉज द president, he was president of board of he was president of board of directors of company in London, president of company in London, लिख दे डायरेक्ट, president of company in London, ठीक है, वहां का प्रेसिडेंट था। इन्होंने क्या करा था? एक एजुकेशनल डिस्पैच को इशू करा था। कहां पे? इन्होंने लंदन में एक एजुकेशनल डिस्पैच को इश्यू करा था, यानी कि ऐसा डिस्पैच, एक ऐसा ऑर्डर जिसमें सारी एजुकेशन से रिलेटेड बातें थी, ठीक है। उसमें क्या है? आउटलाइन द एजुकेशन पॉलिसी टू बी फॉलोड इन इंडिया, ही फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ द यूरोपियन लर्निंग एज अपोज टू ओरिएंटल नॉलेज, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा था? इन्होंने इशू करा था किस चीज को बच्चे? ही इशूड एन एजुकेशनल एक एजुकेशनल डिस्पैच को इन्होंने इशू करा था, ठीक है। क्या लिखा हुआ आगे? आउटलाइन द एजुकेशनल पॉलिसीज टू बी फॉलोड इन इंडिया, कि इन्होंने अपने डिस्पैच में उन सारी मेन बातों को हाईलाइट करा, कि जो वो पॉलिसीज को हाईलाइट करा जो कि इंडियन के अंदर हम लोग क्या करवाएंगे? अडॉप्ट करवाएंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, जो कि फॉलो करवाई जाएगी इंडिया के अंदर। उन सारी बातों को इन्होंने क्या करा? आउटलाइन करके रखा हुआ था। क्या लिखा है? फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ यूरोपियन लर्निंग एज अपोज टू ओरिएंटल नॉलेज। ये भी क्या थे? ही वॉज ऑल्सो एंग्लिसिस्ट, ही वॉज ऑल्सो एन एंग्लिसिस्ट। ये भी कौन थे? समझ आ रहा है? हाँ है ना? ठीक है, ये भी क्या थे बच्चे? एक तरीके के एंग्लिसिस्ट थे। तो इन्होंने भी क्या कहा कि हम लोग क्या करेंगे? जो ओरिएंटल की नॉलेज है, जो ओरिएंटल्स की नॉलेज, यानी ओरिएंटल नॉलेज मतलब सिंपल टर्म से बात करें, इंडियन कल्चर की नॉलेज या फिर इंडियन लिटरेचर, है ना, क्योंकि ओरिएंटलिस्ट वही होते हैं जो इंडियन लिटरेचर को फॉलो करते हैं या उनके बारे में उनको नॉलेज होती है। तो उन्होंने क्या कहा कि हम लोग ओरिएंटलिस्ट की नॉलेज को पूरी तरीके से अपोज करेंगे और ज्यादा फोकस किस पे करेंगे? उनके प्रैक्टिकल बेनिफिट्स पे। किस पे करेंगे? फोकस्ड ऑन मोर प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ यूरोपियन लर्निंग, कि जितनी भी यूरोपियन लर्निंग होगी उसके हम प्रैक्टिकल बेनिफिट्स पे ज्यादा फोकस करेंगे इंस्टेड ऑफ ओरिएंटलिस्ट नॉलेज। इंस्टेड ऑफ ओरिएंटलिस्ट नॉलेज इन्होंने क्या कहा? focus more on European learning, focus more on benefits of European learning, ठीक है। ठीक, दूसरी चीज बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एजुकेशन फॉर कॉमर्स। एजुकेशन फॉर कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब आप लोग समझते हो, ठीक है। कॉमर्स का मतलब होता है ठीक है, कॉमर्स का मतलब वो हर एक बिजनेस जो किससे रिलेटेड हो? पैसे से, यानी कि उस बिजनेस का करने का मेन मोटिव ही यही हो कि उस बिजनेस को करने से हमें कुछ ना कुछ इनकम अर्न हो, उसका मतलब क्या होता है? कॉमर्स, ठीक है। कि मान लो आपकी शॉप है, तो शॉप आपने मेनली इसलिए खोली ताकि उससे क्या हो? मेरे पास पैसे आए, समझ आ रही है? यानी कोई बिजनेस जो पैसे के मोटिव से ओपन किया जाता है या चलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? कॉमर्स। कॉमर्स मतलब पैसा, ये तो समझ लो, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है? एजुकेशन फॉर कॉमर्स। अब इन लोगों ने एजुकेशन को किस तरीके से कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया, एक पैसे के पर्पस के लिए किस तरह, या फिर पैसे के पर्पस के लायक उन्होंने किस तरह से इस एजुकेशन को फॉर्म किया, बनाया, ठीक है। क्या लिखा है इसमें? यूरोपियन लर्निंग वुड इनेबल इंडियंस टू अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस दैट फ्लो फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। उन्होंने क्या बोला कि इन्होंने इसके डिस्पैच में क्या क्या बातें करी? पहली चीज उन्होंने क्या बोली? इन्होंने ज्यादा फोकस करा किस पे? यूरोपियन लर्निंग से हमारे पास क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस करा। यानी मान के चलो इनके डिस्पैच में ना वही सारी बातें आएंगी जो किससे रिलेटेड होंगी? यूरोपियन लर्निंग से, यानी कि इनके शहर से जो रिलेटेड लर्निंग होंगी उस पर सारी बातें आएंगी। अगला ये क्या कह रहे हैं बच्चे कि अगर ये जो ओरिएंटलिस्ट लोग या फिर जो इंडियंस लोग अगर किस पे ज्यादा फोकस करेंगे? यूरोपियन लर्निंग पे। किस पे ज्यादा फोकस करेंगे? यूरोपियन लर्निंग पे। तो ये लोग ये सीख पाएंगे या फिर इन लोगों को इस चीज का एडवांटेज मिलेगा कि ट्रेडिंग वगैरह किस तरीके से
होती है, ट्रेडिंग वगैरह किस तरीके से होती है, टू अंडरस्टैंड द एडवांटेज दैट फ्लो फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, कि अगर ये लोग किसको ऑन लर्निंग, ऑन यूरोपियन लर्निंग, ऑन यूरोपियन लर्निंग, ठीक है, यूरोपियन लर्निंग में से बच्चे इनको क्या होगा, एक एडवांटेज मिलेगा, एक इनको एडवांटेज मिलेगा, किस चीज का, ट्रेड एंड कॉमर्स का, किसका, किसका, एडवांटेज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। समझ आया? जो बात कहेंगे अपनी लैंग्वेज के, किसके, अपनी लैंग्वेज के फेवर में और इंडियंस के अपोजिशन में, उनके हमारे इंडियंस को अपोज करेंगे और अपनी लैंग्वेज को फेवर करेंगे, जो बात होंगी देखना सबके सब वैसे ही। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि अगर ये लोग क्या करते, यूरोपियन लर्निंग को सीखेंगे तो इनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा, किस चीज में, ट्रेड एंड एक्सपेंशन में। ये लोग ट्रेडिंग भी आसानी से कर पाएंगे और अपने आप में बढ़ोतरी भी इनकी बहुत अच्छी होगी। अगली चीज ये लोग क्या बताते हैं कि इंट्रोड्यूसिंग इंडियंस टू यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ दैट विल चेंज देयर टेस्ट, डिजायर एंड रिक्वायरमेंट। अब ये क्या कहते हैं, इनके डिस्पैच में एक बात और लिख के आती है हमारे पास, ये लोग कहते हैं कि अगर हम लोग इंडियंस को ये चीज इंट्रोड्यूस कर दे कि यूरोपियन लाइफस्टाइल क्या है, यूरोपियन लाइफस्टाइल क्या है, या फिर यूरोपियन का वे ऑफ लिविंग क्या है, ठीक है, अगर हम लोग उनको ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस कर देंगे, उनको बता देंगे, देखो हमारे अच्छा नॉर्मल कैसे होता है, हम लोग जमीन पर बैठ के खाना खाते हैं, वो लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे नहीं, जमीन का हटाओ सिस्टम, डाइनिंग टेबल ले आओ। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं जनरली मॉर्निंग में चाय वगैरह पीते हैं, वो लोग क्या कहेंगे चाय को हटाओ कॉफी को इंट्रोड्यूस करो, या फिर खाने को हटाओ सैलेड को इंट्रोड्यूस करो। ये सारा यूरोपियन वे ऑफ लर्निंग है ना, हम लोग के तो घर में नॉर्मली सुबह खाना खाया जाता है, उधर क्या कहेंगे खाने को हटाओ सैलेड को इंट्रोड्यूस करो। तो हम लोग क्या करेंगे, उनकी चीजों को ज्यादा फेवर करेंगे। अगर वो लोग हमको अपने लाइफस्टाइल के बारे में बताएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा उन्हीं के अकॉर्डिंग टेस्ट चेंज होगा, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारी जरूरतें होगी, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारी इच्छाएं होगी। ठीक है, अगर वो लोग क्या कर देते हैं अपने लाइफस्टाइल को हमें भी बता देते हैं कि आप लोगों को मॉर्निंग में उठ के चाय नहीं पीनी, कॉफी पीनी है, खाना जमीन पे बैठ के नहीं डाइनिंग टेबल पे खाना है। ठीक है, क्लियर? तो उन्होंने क्या करा, यूरोपियन लाइफस्टाइल, वो किसको, यूरोपियन लाइफस्टाइल को इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, किस लिए करा, ताकि उनका टेस्ट टू चेंज, टेस्ट, डिजायर एंड रिक्वायरमेंट, कि उनका जो पूरी तरीके से टेस्ट है, उनकी जो डिजायर है, उन लोगों की जो मांग है और उन लोगों की जो रिक्वायरमेंट पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। किसकी, हम इंडियंस की। कि अगर इन्होंने हम इंडियंस को बता दिया कि यूरोपियन का लाइफस्टाइल क्या है, तो हम इंडियंस के लिए ये सारे रिक्वायरमेंट जो होगी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। अच्छा देखो, दिमाग कितना ज्यादा लगाते हैं लोग, ये सब कुछ हमको सिखा देंगे कि लाइफस्टाइल हमारा क्या है, मतलब लाइफस्टाइल, इनका लाइफस्टाइल क्या है, ऐसे से ऐसे नहीं, ऐसे से ऐसे करना है। ठीक है, बता देंगे। तो क्या हम लोग बच्चे, हम लोग जैसे जमीन में बैठ के खाना खाते हैं, तो हम लोग जैसे मान लो दरी या किसी चटाई बैठ के खाना खाते हैं, तो क्या हम लोग उस चीज को परचेज करेंगे, उन चीजों को खरीदेंगे, नहीं, उसको छोड़ के हम लोग ज्यादा फोकस किस पे करेंगे, जो डाइनिंग टेबल से, क्योंकि हम लोग किसका लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं, हम ब्रिटिश का। तो क्या ये चीज है पॉसिबल कि अब हम लोग अपने सामान खरीदेंगे, नहीं, हम लोग ज्यादातर किसको फोकस करेंगे, डाइनिंग टेबल। अब क्या हम लोग चाय पत्ती खरीदेंगे, चाय पत्ती छोड़ के हम कॉफी खरीदने स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये सारी चीजें हम खरीदने स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो यूरोपियन चीजें उनकी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, जो यूरोपियन चीजें उनकी डिमांड बढ़ेगी। अब आप लोग कहोगे दीदी डाइनिंग टेबल कॉफी तो आपको इंडिया में भी मिल जाएगी, ये तो आपको इंडिया में भी मिल जाएगी। बच्चे इंडिया में ये चीजें अब मिलती है कुछ सालों से, ये बात हो रही है 18th सेंचुरी की। 18th सेंचुरी में सब इंडिया में अवेलेबल था नहीं, और जो अवेलेबल था भी उसको ब्रिटिश चुरा के कहा ले जाते थे, मतलब बाहर ले जाते, फॉरेन कंट्रीज में। ठीक है, फॉरेन कंट्री में ले जाके वहां दुगने दाम में बेचते थे, क्योंकि स्पेसेस वगैरह जितने मसाले, कॉफी, इन सब की प्रोडक्शन ज्यादा कहाँ थी, इंडिया के अंदर। खेती वगैरह कहाँ होती थी, इंडिया के अंदर, और वो खेती से लोगों को तो फायदा मिलता ही नहीं था। ये तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि जितना भी वो लोग अनाज उगाते थे सारा किसको दे दिया जाता था, ब्रिटिशर्स को, फिर वो लोग पैसे देके ब्रिटिशर्स से खरीदते थे। तो अगर हम लोगों का टेस्ट, रिक्वायरमेंट, डिजायर सब इस तरह से हो जाएगा तो हम लोग ये सामान कहाँ से खरीदेंगे, फिर ब्रिटिशर्स से खरीदेंगे। हम लोग सामान किससे खरीदेंगे, ब्रिटिशर्स से खरीदेंगे, यानी कि हम अपनी डिमांड कम करके उनकी डिमांड को बढ़ा देंगे। और अगर हमारा बच्चा ये सारा मन करेगा चीज खरीदने का तो पैसा किसके पास जाएगा, हमने दरी वगैरह खरीदना बंद कर दिया, हमने क्या खरीदना स्टार्ट कर दिया, डाइनिंग टेबल। तो डाइनिंग टेबल तो इंडिया मैन्युफैक्चर होता ही नहीं है यार, वो कहाँ होता है, बाहर फॉरेन कंट्रीज में। तो ऑब्वियसली हम पैसे लेके जाके वहां खरीदेंगे ना।
तो पैसा जिस कंट्री में जा रहा है वो कंट्री अमीर होगी, हमारी कंट्री अमीर होगी? पैसा जिस कंट्री में जा रहा है वो कंट्री अमीर होगी। तो उनको देखो लाइफस्टाइल चेंज करवाने के पीछे का पर्पस क्या था, कि पूरी तरीके से हमारी कंट्री का इकोनॉमिकल ग्रोथ अच्छे से कर जाए। ठीक है, मतलब समझ रहे हो? अभी तुमको एक चीज बताया था, क्या लिखा है यहाँ पे? एजुकेशन फॉर कॉमर्स, एजुकेशन फॉर कॉमर्स। अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, मतलब ये चीज किसमें आ जाएगा? एजुकेशन फॉर कॉमर्स। समझे कि वो लोग एजुकेशन को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवा रहे थे कि उससे क्या है? पैसा है। उससे क्या है? पैसा है। समझ रहे ना? अगर उन्होंने लाइफस्टाइल हमारा चेंज करवा दिया तो क्या पैसा कहां जाएगा? उनकी कंट्री में जाएगा ना। ये चीज कॉन्सेप्ट समझे? अब देखो आगे जरा क्या लिखा है, दिस विल जनरेट द डिमांड ऑफ ब्रिटिश गुड्स। दिस विल जनरेट द डिमांड ऑफ ब्रिटिश गुड्स। अगर हम लोग क्या करेंगे, उनकी लाइफस्टाइल को पूरी तरीके से अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा? टेस्ट चेंज, डिजायर चेंज, रिक्वायरमेंट चेंज। दही छोड़ के किसको खरीद रहे हैं? डाइनिंग टेबल। तो अगर डाइनिंग टेबल को खरीदेंगे तो बच्चे क्या होगा? ब्रिटिश गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, ब्रिटिश गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, ध्यान लिख देते हैं, क्या होगा? ब्रिटिश गुड्स की डिमांड, इनकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ आया? बढ़ जाएगी कैसे समझ आया? हम अपनी डिमांड को तो ले ही नहीं रहे, क्योंकि हमें उसका शौक पूरी तरीके से खत्म हो गया। हमारा नया शौक कहां पे इंट्रोड्यूस हो गया? कि यूरोपियन का लाइफस्टाइल किस तरीके से। समझ आया? क्लियर हुआ? हाँ है ना? पक्का? अब देखो आगे क्या लिखा है, इट विल इंप्रूव देयर मोरल कैरेक्टर, मेक देम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, कंपनी विल गेट ट्रस्टेड एंड डिपेंडेबल सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, अब ये लोग हमको सिखा रहे हैं कि ऑनेस्टी क्या होती है, ट्रूथफुलनेस क्या होती है, ईमानदारी और सच्चाई क्या होती है। किसको सिखा रहे हैं? इंडियंस को। ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग यूरोपियन लर्निंग को सीखते हो, अगर आप लोग यूरोपियन लर्निंग को सीखते हो तो आपके अंदर एक ऑनेस्टी क्रिएट होगी, आपके अंदर एक ट्रूथफुलनेस क्रिएट होगा, आपका जो मोरल कैरेक्टर है वो और ज्यादा एनहांस होगा, कि यानी कि आप लोग दिल से और ज्यादा साफ हो जाओगे। ठीक है, आपकी वैल्यूज काफी ज्यादा हायर हो जाएगी। किनको कह रही है बातें? इंडियंस को, कि अगर इंडियंस हमारी लाइफस्टाइल, हमारी लर्निंग को सीखते हैं तो वो लोग क्या हो जाएंगे? और ऑनेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ट्रूथफुलनेस उनके अंदर क्रिएट हो जाएगी। इन सब चीजों की वजह से क्या होगा? जो कंपनी है उन लोगों को बहुत अच्छे सर्वेंट्स मिलेंगे। कौन सी कंपनी? ब्रिटिशर्स की कंपनी। किसी कंपनी? ब्रिटिशर्स की कंपनी। तो ब्रिटिशर्स की कंपनी जो है ना, ब्रिटिशर्स की कंपनी, तो वो लोग अपने कंपनी के अंदर लेबर तो भर्ती करेंगे, ऑब्वियसली रिक्रूट करेंगे ना लेबर्स को, काम करवाने के लिए उनको लेबर तो चाहिए। तो वो लोग क्या करें? ये लोग कौन है? पहली बात तो एंग्लिश सिस्टम। ये लोग ओरिएंटलिस्ट लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग क्या करो, इनको यूरोपियन लर्निंग सिखाओ, आप लोग क्या करो, इनको यूरोपियन लाइफस्टाइल बताओ। अगर ये लोग ये सारी चीजें सीख जाएंगे तो इसकी वजह से एक तो हमारी डिमांड बढ़ेगी, दूसरी चीज इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा ऑनेस्टी आएगी। ये बात हमको कह रही है, मतलब इंडियंस को सिखा रही है कि ईमानदारी क्या होती है। कौन सिखा रहा है? ब्रिटिशर कह रहे हैं तुम इनको ये सब सिखाओ कि यूरोपियन लर्निंग क्या है, यूरोपियन लिटरेचर क्या है। तो इसकी वजह से क्या होगा? इनके अंदर ईमानदारी बढ़ेगी, इनका मोरल कैरेक्टर इंक्रीज होगा और इनके अंदर वो सच्चाई आएगी। तो जिसकी वजह से जो हमारी कंपनीज है, हमारी जो ब्रिटिश की कंपनी है, इनको अच्छे सर्वेंट्स मिल जाएगा, अच्छे लेबर मिल जाएंगे काम करने के लिए। इस तरह से हमारे 29 लोगों का क्या माइंड चेंज करवा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से उनके माइंड को प्रेशराइज कर रहे हैं इन बातों को देकर कि देखो ये बेनिफिट्स होंगे हम लोगों को, इसलिए आप क्या करो, इन इंडियंस की भाषा, उनके कल्चर के लिए मोटिवेट मत करो, बल्कि पूरा यूरोपियन लर्निंग में उनको, है ना, यूरोपियन लर्निंग में उनको पूरी तरीके से ढाल दो उस चीज में। समझ आ रही है चीजें? पकड़ पा रहे हो ना कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से अपने लोगों को, मतलब एक तरीके से उन पर पूरी तरीके से हावी होकर क्या बता रहे हैं उनको कि आप ये चीजें करो तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। इंडियन कल्चर को फॉलो करने में कोई मतलब नहीं है, बल्कि उनसे करवा रहे हैं कि जो इंडियन है ना, इनको भी यूरोपियन लाइफस्टाइल सिखा दो ताकि हमारी डिमांड बढ़े और हम क्या पैसे से और अमीर होते चले जाएं। ठीक है, आगे क्या लिखा बच्चे? इट शेल डेवलप द स्किल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बोला है? कि इसकी वजह से जो स्किल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो भी डेवलप होगी। स्किल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब समझे कि अगर वो जो सर्वेंट्स है, यानी कि जो हमारे इंडियंस लोग हैं, अगर उन्होंने क्या करा, पूरी तरीके से यूरोपियन लर्निंग, उनके कल्चर को, उनके एजुकेशन को पूरी तरीके से सीख लिया, ठीक है, उनके लाइफस्टाइल को पूरी तरीके से सीख लिया, तो पूरी समझ लो पूरी तरीके से वो ब्रिटिशर बन गए, तो कंपनी को अच्छे सर्वेंट मिल जाएंगे। दूसरी चीज क्या होगी? अगर कंपनी को अच्छे सर्वेंट मिलेंगे तो जो उनका प्रशासन होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो डेवलप करेगा कि नहीं करेगा? और वो किस तरह से डेवलप करेगा? ब्रिटिशर्स के वे से। किस तरीके से डेवलप करेगा? एक ब्रिटिशर्स के वे से, क्योंकि जितने भी लोग, उन लोगों ने क्या करा है, पूरी तरीके से यूरोपियन लाइफस्टाइल को कैरी आउट कर लिया है। समझ आई इतनी चीजें? तो उन्होंने क्या बोला कि स्किल ऑफ
एडमिनिस्ट्रेशन को भी, स्किल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्किल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी डेवलप होगी। समझ आया? हाँ है ना? ठीक है। अब आगे देखो हमारे पास आता है मेजर्स इंट्रोड्यूस टू एग्जीक्यूट गुड्स डिस्पैच। मेजर्स इंट्रोड्यूस टू एग्जीक्यूट गुड्स डिस्पैच, ये चीज वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक जितना पढ़ा फटाफट से इसको रिवाइज कर लो जरा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आपको आगे कराती हूँ।